चलते हैं राज्यसभा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा है। ये भी कहा कि विकास तो पहले भी होता था, हमने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन विकास कैसे होता था मैं जरूर एक उदाहरण देना चाहूंगा। पीएम आवास योजना के तहत मार्च 2018 तक सिर्फ 3,500 मकान बने थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,500। 2 साल से भी कम समय में इसी योजना के तहत 24,000 से ज्यादा मकान बने। अब कनेक्टिविटी सुधारने, स्कूलों की स्थिति सुधारने, अस्पतालों को आधुनिक बनाने, सिंचाई की स्थिति ठीक करने, टूरिज्म बढ़ाने के लिए पीएम पैकेज समेत अन्य कई योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आदरणीय वाइको जी, उनकी एक स्टाइल है, बहुत इमोशनल रहते हैं हमेशा। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लिए ब्लैक डे। वाइको जी, ये ब्लैक डे नहीं, ये आतंक और अलगाव को बढ़ावा देने वालों के लिए ब्लैक डे सिद्ध हो चुका है। वहां के लाखों परिवारों के लिए एक नया विश्वास, एक नई आशा की किरण आज नजर आ रही है। आदरणीय सभापति जी, यहां पर नॉर्थ ईस्ट की भी चर्चा हुई है। आजाद साहब कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट जल रहा है। अगर जलता होता तो सबसे पहले आपने अपने एमपीओ का डेलीगेशन वहां भेजा ही होता और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जरूर की होती, फोटो भी निकलवा दी होती। और इसलिए मुझे लगता है कि आजाद साहब की जानकारी 2014 के पहले की है, और इसलिए मैं अपडेट करना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट अभूतपूर्व शांति के साथ आज भारत की विकास यात्रा का एक अग्रिम भागीदार बना है। चालीस 50 साल से नॉर्थ ईस्ट में जो हिंसक आंदोलन चलते थे, ब्लॉकेड चलते थे, और हर कोई जानता है कि कितनी बड़ी चिंता का विषय था, लेकिन आज वे आंदोलन समाप्त हुए हैं, ब्लॉकेड बंद हुए हैं और शांति की राह पर पूरा नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ रहा है। मैं एक बात का जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। करीब 25-30 साल से ब्रू जनजाति की समस्या आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं। करीब 30,000 लोग अनिश्चितता की जिंदगी जी रहे थे। इतने छोटे से कमरे में, वो भी एक छोटा सा हट बनाया हुआ टेम्पररी, इसमें 100 लोगों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। 3 दशक तक यातनाएं कम नहीं है, और गुना कुछ नहीं था उनका। और मजा देखिए, नॉर्थ ईस्ट में बहुतेक आप ही के दल की सरकारें थी, और त्रिपुरा में आपके साथी दल की सरकार थी, आपके मित्र थे, प्रिय मित्र। आपने चाहा होता तो मिजोरम सरकार आपके पास थी, त्रिपुरा में आपके मित्र बैठे थे, केंद्र में आप बैठे थे। अगर आप चाहते तो ब्रू जनजाति की समस्या का सुखद समाधान ला सकते थे।
लेकिन आज इतने सालों के बाद उस समस्या का समाधान और स्थायी समाधान करने में हम सफल हुए हैं। मैं कभी सोचता हूं कि इतनी बड़ी समस्या पर इतनी उदासीनता क्यों थी, लेकिन अब मुझे समझ में आना लगा है कि उदासीनता का कारण ये था कि ब्रू जाति के जो लोग अपने घर से, गांव से बिछुड़, उनको बर्बाद कर दिया गया था, उनका दर्द तो असीमित था, असीमित दर्द था, लेकिन वोट बहुत सीमित था। और ये वोट का ही खेल था जिसके कारण उनके असीमित दर्द को हम कभी अनुभव नहीं कर पाए और उनकी समस्या का हम समाधान नहीं कर पाए। ये हमारा पुराना इतिहास है, हम न भूले। तो हमारी सोच अलग है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर के पूरी जिम्मेवारी और संवेदना के साथ जो भी हमसे बन सके हम समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं और हम उनकी तकलीफ को समझते हैं। आज बड़ा गर्व कर सकता है देश कि 29,000 लोगों को अपना घर मिलेगा, अपनी एक पहचान बनेगी, अपनी एक जगह मिलेगी, वो अपने सपने बुन पाएंगे, अपने बच्चों के भविष्य को वो तय कर पाएंगे। और इसलिए ब्रू जनजाति के प्रति और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं के समाधान के रास्ते हैं। मैं बोडो के संबंध में विस्तार से कहना नहीं चाहता, लेकिन वह भी अपने आप में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है और उसकी विशेषता है सभी हथियारी ग्रुप, सभी हिंसा के रास्ते पर गए हुए ग्रुप एक साथ आए और सबने एग्रीमेंट में लिखा है कि इसके बाद बोडो आंदोलन की सभी मांगे समाप्त होती है, कुछ बाकी नहीं। ये एग्रीमेंट में लिखा है। श्रीमान सुखेंदु शेखर जी सहित अनेक साथियों ने यहां आर्थिक विषयों पर चर्चा की है। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तब भी मैंने सबसे आग्रह से कहा था कि ये सत्र पूरा का पूरा हमने आर्थिक विषयों की चर्चा के लिए समर्पित करना चाहिए। गहन चर्चा होनी चाहिए, सारे पक्ष उजागर होकर के आने चाहिए और जो भी टैलेंट हम लोगों के सबके पास है, कोई यहां हो कोई यहां हो, अलग बात है, लेकिन हम मिलकर के ऐसी नई चीजें बताएं, ऐसी नई चीजें खोजें, ऐसे नए रास्ते डेवलप करें। और आज जो वैश्विक आर्थिक परिस्थिति है उसका अधिकतम लाभ भारत कैसे ले सकता है, भारत अपनी जड़ें कैसे मजबूत कर सकता है, भारत कैसे अपने आर्थिक हितों का विस्तार बढ़ा सकता है, उस पर हम गहन चर्चा करें। ये मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में सबके सामने रिक्वेस्ट की थी और मैं चाहूंगा इस सत्र को पूरी तरह देश के आर्थिक विषयों पर हमें समर्पित करना चाहिए। बजट पर चर्चा होनी है, उसको और अधिक विस्तार से चर्चा करें और अमृत ही निकलेगा। हो जाए कुछ छिटाकसी हो जाएगी, तू मैं हो जाएगी, कुछ आरोप प्रत्यारोप हो जाएंगे, फिर भी मैं समझता हूं उस मंथन से अमृत ही निकलेगा। और इसलिए मैं फिर से निमंत्रित करता हूं सबको कि अर्थव्यवस्था पर, आर्थिक स्थिति पर, आर्थिक नीतियों पर, आर्थिक परिस्थितियों पर, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे अनुभवी महानुभाव हमारे बीच में है, जरूर देश को लाभ मिलेगा और हमें करना चाहिए। हमारा मन इसके विषय में खुला है। लेकिन यहां जो अर्थव्यवस्था के संबंध में चर्चा हुई है, देश को निराश होने का कोई कारण नहीं और निराशा फैला करके कुछ पाने वाले भी नहीं है। आज भी देश के अर्थव्यवस्था के जो बेसिक सिद्धांत है, मानदंड है, उन सारे मानकों में आज भी देश की अर्थव्यवस्था सशक्त है, मजबूत है और आगे जाने की पूरी ताकत रखती है। इनहेरेंट ये क्वालिटी उसके अंदर है।
और कोई भी देश छोटी सोच से आगे नहीं बढ़ सकता है। अब देश की युवा पीढ़ी हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम बड़ा सोचें, दूर का सोचें, ज्यादा सोचें और ज्यादा ताकत से आगे बढ़े। इसी मूल मंत्र को लेकर के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के हम देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। निराश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले दिन हम कह दें नहीं ये तो संभव ही नहीं है। अरे भाई, जो संभव नहीं है तो फिर क्या संभव है वही करना है क्या? हर बार हमने इतना ही करना है कि 2 कदम चलते वहीं चलना चाहिए क्या? अरे कभी तो 5 कदम के लिए हिम्मत करे, कभी तो 7 कदम के लिए हिम्मत करे, कभी तो देश चलता है जी। ये निराशा देश का भला कभी नहीं करती है। और इसलिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने का सुखद परिणाम ये हुआ है कि जो विरोध करते हैं उसको भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करनी पड़ती है। हर किसी को आधार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना पड़ रहा है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ, वरना हम ऐसे ही मोहल्ले में खेलते रहते जी। अब दुनिया के सामने खेलने का एक कैनवास तो खड़ा कर दिया है, मानसिकता तो बदली हमने। और इसलिए और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए गांव और शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एमएसएमई क्षेत्र हो, टेक्सटाइल का क्षेत्र हो जहां रोजगार की संभावना है, हमने टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिले, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिले। टूरिज्म एक बहुत बड़ा अवसर है। हमें जितना पिछले 70 साल में टूरिज्म को, भारत को जिस प्रकार से हमने ब्रांडिंग करना चाहिए था, किसी न किसी कारण से हम वो मिस कर गए हैं। आज भी अवसर है और भारत को भारत की नजर से ही टूरिज्म डेवलप करना चाहिए। पश्चिमी नजर से भारत के टूरिज्म को हम डेवलप नहीं कर सकते। दुनिया भारत को देखने आनी चाहिए, वरना उसको हंसी खुली की दुनिया देखनी है तो दुनिया में बहुत जगह पे है, वो वहां चले जाते हैं। मेक इन इंडिया पर हमने बल दिया है और उसके सुफल नजर आ रहे हैं। विदेशी निवेश की आंकड़े आप देखते होंगे। टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर के सारी प्रोसेस को सरल करने के लिए हमने लगातार प्रयास किया है। और दुनिया में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग की बात हो या भारत में ईज ऑफ लिविंग का विषय हो, हमने एक साथ दोनों को, हमने बैंकिंग सेक्टर में, मुझे बराबर याद है जब मैं गुजरात में था तो कई बड़े विद्वान जो एक आर्टिकल लिखते थे, वो कहते हमारे देश में बैंकों का मर्जर करना चाहिए और अगर ये हो जाए तो बहुत बड़ा रिफॉर्म माना जाएगा। ऐसा हमने कई बार पढ़ा है। ये सरकार है जिसने कई बैंकों का मर्जर कर दिया, आसानी से कर दिया, और आज ताकतवर बैंकों का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, हो गया, जो आने वाले देश में देश की फाइनेंशियल रीढ़ को मजबूती देगा, गति देगा। आज मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में एक नया दृष्टिकोण भी देखना होगा कि जो बैंकों में पैसे फंसे, क्या कारण था। मैंने पिछली सरकार के समय पर विस्तार से कहा है और मैं बार बार किसी को भी नीचा दिखाने के लिए प्रयास नहीं करता हूं। देश के सामने जो सत्य रखना चाहिए रख करके मैं आगे बढ़ने में ही अपना समय लगाता हूं। ऐसी चीजों में अपना समय व्यर्थ में गवाता नहीं हूं, वरना कहने के लिए बहुत कुछ है। एक विषय ऐसी चर्चा आई कि जीएसटी में बार बार बदलाव आया, इसको अच्छा माने या बुरा माने, मैं हैरान हूं। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जीएसटी की रचना। अब राज्यों का भावनाओं को उसमें प्रगटीकरण होता है। कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ से भी वहां विषय आते हैं। क्या हम ये कह करके बंद कर दें? नहीं, हमने जो किया वो फाइनल, सारी बुद्धि भगवान ने हमको ही दी है, अब कोई कुछ सुधार नहीं होगा, जो है चलो ऐसा करेंगे क्या? ऐसा हमारा विचार नहीं है। हमारा मत है कि समयानुकूल परिवर्तन जहां आवश्यक है करना चाहिए। इतना बड़ा देश है, इतने बड़े विषय हैं। जब राज्यों के बजट आते हैं तो सेल टैक्स में आपने देखा होगा
कि बजट पूरा होता होते सेल टैक्स हो या अन्य कोई टैक्सेस हो, कई चर्चाएं आती हैं और बाद में आखिर में बदलाव भी करने पड़ते हैं राज्यों को। अब वो विषय राज्यों से हट करके एक हो गया है तो जरा ज्यादा लगता है, लेकिन मैं समझता हूं कि यहां कहा गया कि जीएसटी बहुत सरल होना चाहिए था, टिकना होना चाहिए था, फलाना होना चाहिए था। मैं जरा पूछना चाहता हूं, अगर इतना ही ज्ञान आपके पास था, इतना ही सरल बनाने का क्लियर विजन था, तो इसको लटकाए क्यों रखा था भाई? हाँ, ये भ्रम मत फैलाइए। मैं बताता हूं, मैं आज सुनाता हूं। आज आपको सुनना चाहिए। प्रणव दा जब वित्त मंत्री थे तब गुजरात आए थे, हमारी विस्तार से चर्चा हुई। मैंने उनसे पूछा कि दादा ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था है, इसके विषय में क्या हुआ है, उसके बिना तो चल ही नहीं सकता है। तो दादा ने कहा ठहरो भाई, तुम्हारा सवाल। तो उन्होंने अपने सचिव को बुलाया और उन्होंने भाई देखो ये मोदी जी क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई देखिए ये तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था है, इसमें टेक्नोलॉजी के बिना आगे बढ़ना नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हमने निर्णय किया है और हम किसी कंपनी को हायर करेंगे और करने वाले हैं। मैं उस समय की बात करता हूँ जो मुझे जीएसटी के कहने आए थे, तब भी ये व्यवस्था नहीं थी। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।